बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज भी अपने इस नए दिन का आगाज करना चाहते हैं। हमारी चाय की तरह पता नहीं, पूछ ले। अच्छा, मुझे याद नहीं आया। अच्छा, जिस उम्मीद के साथ कि आप भी अगर सुबह सुबह मुझे याद अभी आई है। अच्छा, बाज़ औक़ात सुबह सुबह चाय ना मिले, बल्कि अक्सर औक़ात सुबह सुबह चाय ना मिले तो मूड खराब हो जाता है और आप नाश्ते में कुछ लोग कॉफ़ी भी पी लेते हैं। वैसे नाश्ते में कॉफ़ी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सुबह सुबह कुछ चीज़ों का वक्त पे ना होना आपका पूरा दिन, आपके पूरे दिन की रूटीन को और फिर हफ्ते के स्टार्ट में किसी चीज़ का ठीक ना होना पूरे हफ्ते की रूटीन को खराब कर देता है। स्पेशली जब आप थोड़ा सा लेट हो जाए और आपको तैयारी में भी जल्दी करनी पड़े और कुछ मिस हो जाए, तब भी आपका मूड खराब हो सकता है। ये हम अपने बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे बात करें इंजीनियरिंग, लेकिन स्टिल जी मेक श्योर करेंगे कि आपके वीक का आगाज बहुत अच्छा हो, आपकी सुबह अच्छी करने की तुम आते, लेकिन और आपकी जिंदगी कराची टेस्ट की विकेट की तरह स्लो ना चले बिल्कुल। क्योंकि कराची के हवाले से भी यही कहा जा रहा था, पहले पिंडी स्टेडियम में जिस तरह से डेड पिच के ऊपर परफॉर्म किया और उसके बैटर्स के लिए वो बड़ी सूटेबल रही, लेकिन उसके साथ साथ अब ये जो कराची स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर भी कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, बल्कि बहुत बुरी रिपोर्ट्स आ रही है। 505 रन पाकिस्तान की टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पे दाग दिए ऑस्ट्रेलिया ने और इस वक्त भी कुछ वो कहते हैं ना, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कल वैसे बड़ी सख्त तनकीद की गई। वसीम अकरम पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में भी स्लो विकेट्स बनती थी, लेकिन बॉल थोड़ा स्पिन तो करे, थोड़ा टर्न तो करे, कुछ क्रिकेट देखने वालों को इसका फायदा तो हो। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि ये कप्तान का काम है। तो बाबर आजम जो कि उनके कराची किंग्स के भी कप्तान है, पाकिस्तान की नेशनल टीम की भी कप्तान है, एक दफ़ा फिर वसीम अकरम के निशाने पर हैं और उन्होंने उनकी कप्तानी पे तनकीद की। उन्होंने कहा ये वाकई वो ठीक करें, ओब्वियसली वो सबसे ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को कि ये कप्तान का काम होता है। खैर, आज उम्मीद की जा रही है कि विकेट डिफरेंट होगी। सो अगर आज आपने प्लान किया हुआ था, इसलिए कैंसिल किया कि विकेट बहुत ही स्लो है यार, क्या करेंगे जाके, तो आज आप जाइए, देखिए आज आपको शायद देता है। अल्लाह करे आपको मैच अच्छा देखने को मिले। उसके साथ साथ जी प्रोग्राम में आगे जाके इस पर हमने डिटेल में भी बात करनी है। कुछ पॉलिटिकल बहुत ही जो कह लेना क्रिस्पी किस्म की डेवलपमेंट है, वो भी आपको हम बताएंगे। उसके साथ साथ कुछ सेगमेंट्स भी होंगे, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी, गेम हुकूमती इत्तेहादियों के हाथ में आ गई। काफ लीग, MQM और BNP एक हो गए। आइंदा 24 घंटों में अहम ऐलानात मुतवक्के। इक़्तिदार बचाने के लिए वज़ीर आज़म अवाम में निकल आए। मेलसी और लोए दीर के बाद हाफिजाबाद में भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा। धीमे लहजे में अपोजिशन रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी। 3 चूहों का शिकार करने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद पर ऑपोजिशन ने तुरप का पत्ता फेंक दिया। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की वजारत आला देने पर इत्तफाक। MQM पाकिस्तान को भी बड़ी ऑफर्स कर दी गई। शोहरा फाक बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल हो गए। जी एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, लेकिन अभी कुछ एक अफसोसनाक खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में, जहां पर एक शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आग लगी और उसने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। प्लाजे में तकरीबन 450 से के करीब जो दुकानें मौजूद हैं और तर्जुमान रेस्क्यू ये कह रहे हैं कि आग बुझाने में 20 गाड़ियां और 60 के करीब रेस्क्यू एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो अभी वासा के वाटर बोर्ड के मुताबिक करीबी अजला से भी जो रेस्क्यू टीम्स है, उनको इमदादी कार्रवाइयों के लिए यहाँ बुला लिया गया है और अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इमदादी कामों में रुकावट डालने में जो प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज है और एक मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इलियास साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आप वहाँ पे मौजूद है, बहुत अफसोसनाक वाकया है गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड के ऊपर, और एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न लाहौर का इससे ज्यादा बिजी और इम्पोर्टेंट और महंगा इलाका कोई नहीं है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आग का लग जाना और फिर उसके बाद इतना वक्त लगना, और हमें याद है अब से कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे एक मोबाइल फोन प्लाजा के अंदर आग लगी थी, उसमें भी हजारों दुकानें जली थी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ था और इंतजामिया के आग बुझाते बुझाते लोगों के चूल्हे बुझ गए थे। अब आज इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जो आप वहाँ पे देख रहे हैं? अभी तक इंतजामिया की ना अहली उस धुएं में से उड़ के बाहर आ रही है जो इस इमारत की आग बुझने के बाद हमें नजर आ रहा है।
हाँ जी, इमरान, जो आग लगी थी रात 12 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब इतला मिली कि इधर प्लाजा में आग लगी हो, लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल है उसको स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी 9 घंटे गुजर गए हैं। उसकी वजह से जो 4 प्लाजा तो पहले 4th फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर थी आग लगी थी, उसके बाद ये देखते देखते 2nd और 1st फ्लोर पर भी आगे लोग अपना सामान नहीं निकाल सके, जिसके 450 के करीब दुकानें जो जल के बिल्कुल खाकस्तर हो गई हैं और लोगों का जो कीमती करोड़ों रुपए का सामान था वो जल गया। और बिल्कुल जो बिजनेस था उनका, जो कल वो रात जो बंद करके गए थे अपनी दुकानें, अब वो सुबह आके वो रात को उनको जब इतला मिली कि उनके बिजनेस उनकी में आग लग गई है, और इस वक्त जो सुबह देखें कि आप लोगों की बड़ी तादाद रात से जमा है इधर, और आग बुझाने के लिए 20 के करीब जो गाड़ियां हैं, 3 स्नार्कल गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां जिसमें क्रेनें कहते हैं, जिसे ऊपर से पानी बुझाने की भरपूर कोशिश की गई आग को, क्योंकि आग एकदम भड़क गई थी। पहले हल्की थी, जैसे शीशे टूटे तो आग इतनी ज़्यादा भड़की कि शोले आसमान से बातें करने लगे। और उसको बुझाने के लिए अभी तक जो है कि कूलिंग का अमल जारी है, अगरचे आग पर थोड़ा सा काबू पाया गया, लेकिन अंदर आग इमारत के अंदर वाले हिस्सों में लगी। और इसमें जो ये भी थोड़ा सा बताएगा, ये प्लाजा वो वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें ऑलरेडी कई बार आग लग चुकी है, 1 से 2 बार तो मैं भी जानती हूँ कि इस प्लाजा में ऑलरेडी आग लगी है, और अभी इसकी क्या वजूहात सामने आई? और उससे पहले भी हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे कि जो वहाँ पे दुकानदार है वो इंतजामिया, जो प्लाजे की इंतजामिया, उसको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर इस तरह के माजी में वाकयात हुए हैं तो क्या ये वही रीजन थी जो इस दोबारा इस प्लाजा में आग लगी है? जी, अभी इस वक्त कबल इस वक्त नहीं कहा जा सकता, इस पर पहले कहा जाता था शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, कोई इसी तरह था, क्योंकि जो दुकानदार हैं उनकी जानब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ, जो कि प्लाजा की इंतज़ामिया की जानब से, लेकिन अभी वो रेस्क्यू वाले जो हैं इसको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी और रीज़न की वजह से लगी। वो तमाम जो सूरत हाल देखी जा रही है, क्योंकि इस इमारत के ऊपर जो एक था सोलर पैनल लगा हुआ था, वो सोलर पैनल भी मुकम्मल तौर पर वो जल गया, जिसकी वजह से आग लगने की वजह से जो बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि इधर हाइड्रेंट सिस्टम, जो आग बुझाने के लिए पानी का जो सिस्टम था वो भी नहीं चला, इसके अलावा स्मोक सिस्टम भी नहीं था, जिसकी वजह से बर वक्त इतला नहीं दी जा सकी, क्योंकि आग कहा जा रहा है कि बहुत पहले लग गई थी, लेकिन इसकी इतला नहीं दी गई। इसकी वजह से जो सिक्योरिटी का अमला है, 3 सिक्योरिटी के अमले, वो उनको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो रुकावट पैदा कर रहे थे और उन्होंने बर वक्त इतला नहीं दी। अच्छा, इंतजामिया इसके बारे में जो तहकीकात कर रही है, अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो तैयार करी है कि किस वजह से, वजूहात की बुनियाद पर आग लगी। इस वक्त तमाम जो बिल्डिंग है उसको जो है, इसकी वजह तो कुछ भी हो सकती है, और वजह तो विद द टाइम डिटरमिन हो जाएगी। हमने, चूंकि मैंने इससे पहले हफीज सेंटर की भी बात पे आग लगी थी, और अब ये दूसरा यानी कि इस टाइम के अंदर दूसरा वाक़या है जो हुआ है इसी किस्म का। इंतजामी नाअहली किस हद तक आपको लगती है? क्या वाकई मामला इतना बड़ा था, इतना सीरियस था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इवन ऑन मेन बुलेवर्ड के इंतजामिया को इतना वक्त लगा, या आपको लगता है कि नहीं, हमारी इंतजामिया खास तौर पे जो फायर फाइटिंग वाला हमारा जो इदारा है, फायर फाइटर्स उतने ट्रेन नहीं थे, इतने वेल इक्विप्ड नहीं थे कि वो इस मामले को कैटर कर पाते? इस हवाले से क्या राय है आपकी? नहीं, वो इस वक्त जो यहाँ पहुँचे हैं, एक तो कहा जा रहा है कि इतला बड़ी लेट दी गई है, और दूसरी क्योंकि उस टाइम आग अंदर फैल चुकी थी, और जो दूसरा जो है कि इस इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर यहाँ स्मोक सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहाँ पता चल सके, जहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, जहाँ हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है, तो ये तमाम जो SOPs हैं हर बिल्डिंग में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले भी 2 बिल्डिंग्स में आग लग चुकी है और इस बिल्डिंग में भी पहले आग लग चुकी है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि तमाम जो अपने लवाजमात हैं, SOPs को वो फॉलो करना चाहिए, ताकि मजीद मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़यात पेश ना आ सके। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया, कोई बिल्डिंग जो लॉज हैं उसमें कोई रूल्स वगैरह, जो SOPs वगैरह नहीं रखे गए थे, जिसकी वजह से ये आग एक दफा दोबारा भड़की और इस पे प्लाजे में आग लग गई, और इसको कोई इक़दाम नहीं किया जा सका। तवज्जो तलब है। बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है लाहौर के सेंटर के अंदर, जिसको गुलबर्ग कहते हैं, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया, एक प्लाजा में आग लगी। अल्लाह करे कि जो जिम्मेदारान हैं इस आग के हवाले से उनको भी पकड़ा जा सके और आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो, इस बात को भी यकीनी बनाया जाए। चलिए जनाब, हम पॉलिटिकल सिचुएशन की जाने में भी आते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सियासी जोड़ तोड़ की। वो मैच जो टेस्ट मैच नहीं है, राह अदम एतमाद में रोता है का, आगे देखिए होता है क्या। नून लीग की जानिब से फवाद चौधरी की ट्वीट पे ये रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा जी तहरीके अदम एतमाद के बाद अगर हम देखें मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी उरूज पर है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए 22 मार्च तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसके बाद अदम एतमाद पर वोटिंग होगी।
इक्तदार बचाने और गिराने के लिए सियासी जोड़ तोड़ फाइनल राउंड में पहुंच गया है। अब तहरीक अदम एतमाद की जो कामयाबी है या नाकामी है इत्तेहादी जमातों के हाथ में है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने काफ लीग और MQM को बड़ी बड़ी ऑफर्स पेश कर दी हैं और इतलात ये भी आ रही हैं कि अपोजिशन ने परवेज इलाही को मशरूत वजीर आला पंजाब बनाने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। जी, और इस सिलसिले में काफ लीग का भी इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में भरपूर मुशावरत हुई है। परवेज इलाही कहते हैं कि काफ लीग ने हतमी फैसला बिल-आखिर कर लिया। आज MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन ग्रुप, इनसे मुशावरत के बाद एक अहम ऐलान किया जाएगा। परवेज़ इलाही ने यह भी इशारा दिया कि अगर अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के इत्तेहादियों का झुकाव ऐसा लगता है, डियर व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन की जानिब ज़्यादा है। अगर इत्तेहादी जमातें कौमी असम्बली इजलास से पहले हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं तो फिर अपोजिशन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा और काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी उनके लिए। और जो अदम एतमाद का वोट है उसको डिफेंड करना प्राइम मिनिस्टर के लिए इस मूवमेंट को मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत को इक़्तिदार बचाने के लिए हम आपको मुसलसल बता रहे हैं 172 अफराद का एतमाद चाहिए वज़ीर आज़म को। अगर 172 अफराद का एतमाद अपोजिशन के पलड़े में जाता है तो डेफिनेटली ये जो अदम एतमाद है ये कामयाब हो जाएगी। इस वक्त हम वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा की बात करें तो बहुत मुतारिक नज़र आते हैं। ये भी कहते नज़र आते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं और ये भी कहते नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, ये कहते भी नज़र आते हैं। मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर गिल साहब को देखें, फैसल जावेद को देखें तो हर कुछ टाइम के बाद एक ऐसी ट्वीट आती है, लगता है कि हर कुछ वक्त के बाद कुछ नए अरकान की हिमायत उन्हें मिलती है जिस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जो पंजाब की वजारत आला है उन्होंने कहा है, इत्तेहादी जमात को ऑफ़र की है काफ लीग को, और ये कहा है कि अगर वो वजारत आला लेना चाहती है तो पार्टी को PTI में ज़म कर दिया जाए, यानी इसमें शामिल कर दिया जाए। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए वज़ीर आज़म बहुत मुतहरिक है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, अवामी राबता मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ PTI ने हाफिज़ाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया, प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, लेकिन उनका रवैया कुछ बदला बदला नजर आया। उनका ये जो रवैया था मेलसी और लोअर दीर जलसों में उसके बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई दिया और हाफिज़ाबाद तो ना तो उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं के नाम बिगाड़े और ना ही चोर और डाकू की जो गर्दान हमें सुनने को मिलती है वो मिली, ना ही इन्होंने कोई धमकी या तड़ी लगाई कि अपना जो उन्होंने बड़ा काम एंड कूल तरीके से खिताब किया। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब कि आपने मैं एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। ये जो हाफिज़ाबाद में हमें प्राइम मिनिस्टर का रवैया थोड़ा बदला बदला नजर आया, ना उन्होंने रहनुमाओं पर जो कह लें नाम लेके डायरेक्ट अटैक किया, बल्कि कुछ बहुत थोड़े काम नजर आए। आपने इस रवैये में जो एक जो तब्दीली है वो महसूस की? नहीं, मेरे ख्याल इसमें बहुत ज़्यादा उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है मुझे। लहजा मुख्तलिफ हो सकता है, उनकी तकरीरें जो दीर में और मेलसी में जो आपने बात की उसमें बहुत सारे जो है उन्होंने बाकायदा नाम लेके लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इसमें भी जो कंटेंट के लिहाज से देखा जाए तो इस तकरीर में भी तकरीबन वही चीज़ें थी जो कि वो पहले कहते आए थे। सिर्फ तरीक़ेकार में ज़रा मुख्तलिफ थे। हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने कुछ अल्फाज जो है वो नहीं अदा किए जो कि उन्होंने दीर में कहे थे, लेकिन ओवरऑल कंटेंट में मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तब्दीली नजर नहीं आई। अच्छा, मुसलसल चूंकि नंबर गेम्स की बात तो हो रही है और नंबर्स गेम के अंदर जो हमें मुतहरिक पार्टी नजर आती है या मुतहरिक साइड नजर आती है जाहिद हुसैन साहब, वो अपोजिशन ज्यादा नजर आती है। दे आर फोकस्ड ऑन नंबर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। इसका एक हिस्सा है कि उन्होंने सारे अपने जो अरकान हैं उनको लॉजिस के अंदर रखा हुआ है। कल एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बनाए गए मुस्लिम लीग नून के अंदर और इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर इशाइया दिया जाएगा और टाइम लाइन भी डिफाइन कर दी गई कि आधे घंटे के अंदर भी अगर इजलास बुलाया जाता है तो इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल अवामी राब्ता मुहिम की जानिब चली गई है। वज़ीर आज़म मुसलसल अवाम में चले गए हैं और उनका जो कंसर्न माँ सिवाय एक दो मुलाकातों के जो उन्होंने काफ लीग से की, MQM से की, बहुत ज़्यादा नंबर्स के ऊपर नहीं है, अपने मेंबर्स की तरफ नहीं है। क्या वज़ीर आज़म की ये पॉलिसी ठीक है, अपने मेंबर्स को उस तरीके से फोकस ना करना, अवाम में जाना और इत्तेहादियों की जानिब ज़्यादा फोकस रहना? देखिए, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो कि इनको डिफीट करना है, लेकिन हाँ, ये इन्होंने फिर ये तरीक़ाकार अख्तियार किया है कि बजाय उसके
कि उसका मुकाबला जो है पार्लियामेंट के अंदर करें, वो अवाम में क्या है। ये एक टिपिकल जिसको हम कहते हैं पॉपुलिस्ट लीडरों का तरीका यही होता है कि वो जो एक रेटरिक इस्तेमाल करते हैं ताकि जो असल मसाइल है उससे नजरें हटा सके। इस वक्त ये बात बिल्कुल सही है कि इस अपोजिशन जो कि तकरीबन तमाम मुतहद हैं, वो उनका अपर हैंड हमें नजर आता है, क्योंकि एक उनमें कॉन्फिडेंस भी है कि वो शायद इतने वोट उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इसको मोशन को कामयाब कर सकती हैं। लेकिन असल बात यह कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी किसी हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से हटाया नहीं जा सका है। सिर्फ एक ऐसा जो है कि स्टेट हमारे यहाँ मौजूद है जहाँ पे जो है ये इस किस्म के मोशन मूव हुई थी बेनजीर भुट्टो साहबा की पहली गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन वो भी डिफीट हो गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि इस वक्त सूरत हाल अब मुझे काफी मुख्तलिफ नजर आती है। इस वक्त पलड़ा जो है यकीन अपोजिशन का भारी है और ओनस भी इस वक्त अपोजिशन ही पे है कि वो 172 अरकान की हिमायत वहां पे अपने आप को जो है साबित कर सके। अब हुकूमत का ये है कि किस तरह से इस चीज को रोका जाए। तो मेरे ख्याल ये है कि जो तरीक़ाकार वो अख्तियार कर रहे हैं वो खासा खतरनाक है। वो खतरनाक ये है कि वो उनकी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है लोगों को अपने सपोर्टर्स को लाया जाए। अच्छा। और उन पे एक लिहाज से जोर दिया जाए। जाहिर साहब, ये जो खतरनाक का टर्म इस्तेमाल की आपने, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी की, तो इसी से मेरे जहन में सवाल ये आया कि वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो हुकूमती बेंचेस के ऊपर तनकीद करते थे और मुख्तलिफ किस्म की बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे और बड़े ख़तरनाक थे। फिर वो वज़ीर आज़म बन गए, पूरी अपोजिशन तकरीबन एक बार जेल यात्रा करके आई, वज़ीर आज़म ख़तरनाक बन गए। अब वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद आ रही है, अपना 5वें साल के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म रहते हुए वो कह रहे हैं कि अगर मुझे हटाया तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। सवाल मेरा ये है कि वज़ीर आज़म के पास मज़ीद ख़तरनाक होने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, वज़ीर आज़म का जो है वो उनका बहुत ही कमज़ोर पहलू रहा है गवर्नेंस का। जब वो हुकूमत में थे हैं बल्कि, तो उसमें वो जो है तमाम जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आती है, बल्कि अगर देखा है तो सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब ज़रूर हुई है। तो उसको जो है, और वो अपोजिशन में जब होते हैं तो फिर वो जो कुछ भी चाहते हैं वो कह देते हैं। लेकिन अब वही ये बात हकीकत हो सकती है कि जब अगर हुकूमत से हटते हैं, अगर फर्ज कीजिए इनके खिलाफ ये वोट कामयाब होता है, तो फिर वो सड़कों पे आने की जो धमकी दे रहे हैं, एक लिहाज से न सिर्फ आवाम को धमकी दे रहे हैं, एक लिहाज से अपोजिशन को धमकी दे रहे हैं, बल्कि ये जाहिर कर रहे हैं कि वो ज्यादा उस पर फिर किसी और हुकूमत को चलने नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी डेमोक्रेटिक अगर एक प्रोसेस जो होता है उसको अगर उसी तरह रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, बनिस्बत इसके कि इस लड़ाई को वो ये गली कूचों तक ले जाए या आवाम तक ले जाए। उनकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो अपोजिशन की ये मूव है उसको नाकाम बनाए, लेकिन उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो शायद लगता है ऐसा ये है कि शायद उनको खुद एक हद तक इस बात का रियलाइजेशन हो गई है कि शायद वो इस वोटों की गिनती में शायद पीछे रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से ये जो है इस किस्म की तकारीर हमें नजर आती है, एक जारहाना रवैया उनका नजर आता है। और मैं समझता हूँ कि ये उनको इस तरह से कामयाबी की तरफ लेके नहीं जाएगी, बल्कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको और जो है कमजोर करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जाहिद साहब, इस सारी सिचुएशन में काफ लीग बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और सबकी नजरें काफ हुकूमती इत्तेहादी जमातों पर थी। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने अब कहा है कि काफ लीग ने अपना हतमी फैसला कर लिया है। और आज चूंकि MQM पाकिस्तान से तरीन ग्रुप से और BAP से उनकी मुलाकात होना मुतवक्के है, आपको क्या लगता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्या ये आइंदा 24 घंटों में जो एक फैसला सुनाएंगी, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के हक में होगा या दीगर मामला? जो भी आपको क्या लगता है इस 24 घंटे की जो टाइमलाइन दी गई है इत्तेहादी जमातों की जानिब से? देखिए, ये हुकूमत इमरान खान साहब की जो है वो अक्सरियत की हुकूमत नहीं है। ये जो है इनको अगर देखा जाए तो ये हुकूमत जो है जिस बलबूते पे कायम है वो 5 दूसरी सियासी जमातें छोटी हैं उनके, लेकिन अगर इनमें से 3 भी अगर हट जाती हैं या 2 भी हट जाती हैं तो इनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से कहा जाए कि ये गलत नहीं होगा कि अगर इनमें से अगर PMLQ, हालांकि उसके बाद 5 सीटें हैं, लेकिन अगर उनके साथ कुछ और भी इत्तेहादी शामिल होते हैं तो फिर तो मसला साफ हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस व्हीलिंग और डीलिंग गेम जो है उसमें जो इत्तेहादी हैं उनका रवैया अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन की तरफ जा रहा है। पहले तो ये लगता है कि जो है शायद वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनके। अच्छा जैसे ये नून लीग का और अपोजिशन का ये फैसला कैसा है
कि इंतहाई कम सीट्स वाली पार्टी को महज अपने इस मकसद के हसूल के लिए कि इमरान खान और उनकी हुकूमत को हटाया जाए, ख़ासतौर पे पंजाब में उनको वज़ारत उज़्मा ऑफ़र कर रहे हैं वो, ये फैसला कैसा लग रहा है आपको? ये अपोजिशन का ठीक फैसला है अपने उनकी सियासत को देखते हुए या उनके सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए? देखिए, ये हमारी पाकिस्तानी सियासत का एक खासा रहा है कि जो है वो एक मतलब इस पे इत्तेहाद इस पे जरूर हो गया है कि इस हुकूमत को गिराया जाए, लेकिन एक और भी चीज हमें नजर आती है कि ठीक है एक बात पे तो इकट्ठा हो गया, लेकिन इस पे अभी तक इत्तेफाक नहीं है कि आइंदा क्या किया जाए। और अभी भी ये मसला जो है हमें जो अगर फर्ज कीजिए ये हुकूमत को वो खत्म भी कर देते हैं तो पाकिस्तान की जो सियासी जो बहरान है वो कम नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि वो ज्यादा हो जाए, क्योंकि इस वक्त इकट्ठा तो एक पहलू पे हो गया कि इमरान खान से जान छुड़ानी है, लेकिन उसके बाद जो है इनके दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात मौजूद हैं कि क्या फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए या जो है वो 1.5 साल की मुद्दत जो असेंबली की है वो पूरी की जाए। तो ये जो है वो आगे चल के देखना होगा कि जाहिद साहब इसमें जो कि मेक एंड ब्रेक के अंदर तरीन ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलीम खान इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट तरीन ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इस बात का पता है दो के अभी उनके पास फैसलों का इख्तियार भी है, लेकिन वंस अगेन अगर लीड काफ लीग करती है, सीएमशिप काफ लीग के पास आती है, उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है, नून लीग में वो जम नहीं हुए, अपनी उनकी एक आइडेंटिटी है, तो आर दे गोइंग टू गेन समथिंग? क्या इसमें तरीन ग्रुप के लिए सारे अमल के अंदर कोई गेन है अदर देन जो वो पीटीआई की हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं? इसके अलावा उनको कोई अपना गेन आपको लग रहा है? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं कि इस वक्त तो एक ऐसी सूरत हाल है कि लोग जो है अल्टीमेटली ये सोचेंगे कि उनको अगर अपोजिशन में जाते हैं तो उनको क्या गेन होगा। अब मसला ये कि इस वक्त तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ जो है वो एश्योरेंस दी गई है, किसी को कहा गया है कि हम टिकट उनको आइंदा देंगे, किसी से ये कहा गया कि नई जो हुकूमत बनेगी उसमें उसका हिस्सा उतना ही होगा। अब जैसे मैं सुन रहा था कि एमक्यूएम से बात जो जारी है उसमें उन्होंने अपोजिशन ने उनके तकरीबन तमाम मुतालबात को तस्लीम करने का दावा किया है, मतलब ये, लेकिन वो क्या उस पर अमल दरामद हो सकता है? मुझे लगता नहीं है। अब ये एक हद तक जो जोड़ तोड़ की सियासत जो है एक वक्ती तौर पे एक ऑब्जेक्टिव तो हासिल कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो सियासी इस्तेहकाम नहीं दे सकती है, क्योंकि यही फिर जब एक दफा आप कहते हैं तो असल जो आपका निशाना है वो उसको हटा दिया जाए, जैसे इमरान खान को हटा भी दिया जाए, तो फिर दूसरे मसाइल इनके दरमियान आएंगे और उन तमाम उन वादों को जो है कैसे पूरा करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना तज्जिया दिया। जो हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाहिद हुसैन के मुताबिक कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, और ये एक जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है वो है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली सूरत हाल है। चलो जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरा टेस्ट जारी है। 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और मैच में ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रिप है वो काफी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। मेहमान टीम की बैटिंग जारी है, उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर 505 रन बना लिए हैं। इतनी आसानी से 505 आप कह रही हैं? 505 मतलब ठीक है ना, अभी आगे जाके 500 रन मतलब 505 इस वक्त मिचेल स्टार्क की 28 रन और कैप्टन जो है पीट कमिंस उनकी कोई रन बनाए बगैर वो विकेट पे मौजूद हैं। और अगर विकेट की बात की जाए तो पहले ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि रावलपिंडी टेस्ट के बरक्स कराची की विकेट बॉलर्स के लिए साजगार होगी और हाई जो हम स्टैंडर्ड मैच है वो देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ कि पिच की सूरत रावलपिंडी की विकेट जैसी लगी है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको देखते हैं, उनका तज्जिया हम जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका शहर भी उनके शहर जैसा क्यों है, यानी कि पिंडी वालों के शहर जैसा क्यों है। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी? आपको भी सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम डिफरेंट विकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, और क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरह विकेट परफॉर्म कर रही है, या आप कह रहे हैं कि नहीं इट्स अ नॉर्मल थिंग, कभी विकेट ऐसी भी हो जाती होती है? व्हाट डू यू से सर? देखिए, सीरीज से पहले तो हमें तवक्को नहीं थी कि बिल्कुल इस तरह की बेजान पिचेस बनेंगी, लेकिन मैं तो पिंडी में मौजूद था। जिस तरह पिंडी में 5 दिन तमाशाई आए और जिस तरह की पिच बनाई गई तो यकीनन मायूसी हुई। कराची में लग रहा था कि क्योंकि आईसीसी ने भी डीमेरिट पॉइंट जो था वो पिंडी स्टेडियम के खिलाफ दिया और पिच पर अपनी तशवीश का इजहार किया, तो लग गया कि कराची में कुछ बेहतर पिच होगी।
लेकिन पहले 2 दिन तक तो देखें, मैं और आप इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो अभी तक तो पिच जो है वो पिंडी से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रही। लेकिन देखिए अभी सुबह का टाइम है, 9:45 भी नहीं बजे, लेकिन अगर आप मेरा चेहरा देखें तो हालांकि बहुत स्लो पंखा चल रहा है। कराची और लाहौर तकरीबन कोई 1100-1200 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ पिछले 2 दिन से गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये जो गर्मी है ना, ये पिचेस में तोड़फोड़ का काम करती है। जिसमें क्यारी होती है उसमें जब हम मट्टी गमले में डालते हैं और पानी डालने के बाद अगर तेज धूप पड़ती है तो आप देखें कि गमले के बीच में क्रैक्स आते हैं। सेम यहाँ पिचेस की भी कंडीशन है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह कल गर्मी पड़ी थी, 38-39 टेम्परेचर दोपहर में चला गया था, आज भी लग रहा है मुझे कि 40 टेम्परेचर दोपहर तक जाएगा। तो अगर इतनी गर्मी पड़ती है तो फिर पिच में तोड़फोड़ का अमल शुरू होगा। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो दुनिया के सबसे तजर्बाकार लेग स्पिनर है नेथन लायन, उन्होंने 416 टेस्ट विकेटें ली हुई हैं। फिर जो उनके 2 बॉलर हैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये 2 फास्ट बॉलर दुनिया के माने हुए फास्ट बॉलर है। रिवर्स स्विंग में भी उनका कोई सानी नहीं। फिर एक उनका राइट आर्म लेग स्पिनर है जिन्होंने डेब्यू किया है। असल में बॉलर्स का इम्तिहान तो गुजर गया। जिस तरह आपने बताया कि 505, वो हम अखबारात में अक्सर हेडलाइन देते हैं कि रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। वो हिमालय तो खड़ा हो गया, अब हम उस चढ़ाई पे किस तरह चढ़ेंगे ये देखने वाली बात है। मेरा ख्याल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, जिन्होंने बहुत रन्स बनाए पिंडी टेस्ट में, उनका अब असल इम्तिहान है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों का किस तरह मुकाबला करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अपहिल टास्क है। ठीक हो गया। अब्दुल भाई साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि यही था कि कराची में जो नेशनल स्टेडियम में जो विकेट्स हैं वो काफ़ी सूटेबल रहेंगी और मैच हमें क्वालिटी मैच या क्वालिटी क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट जब हम टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो वो एक क्वालिटी क्रिकेट का नाम ही होता है, देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाले मामला रहे। अब इस पर हमें कितना सोचने की ज़रूरत है। और सेकेंडली वसीम अकरम ने भी कल इस पे कमेंट किया और उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया और साथ साथ उन्होंने बाबर आजम को भी बीच में कहा कि आपकी भी, कैप्टन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो व्हाट डू यू से कि उनका जो क्रिटिसिज्म है वो किस हद तक जस्टिफाइड है और क्या बाबर आजम को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत थी? देखिए, जब हम बाहर बैठे हो, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, बाहर बैठकर बात करना बहुत आसान होता है। रमीज राजा जो पीसीबी चेयरमैन है, उनके अगर आप यूट्यूब चैनल्स पर पास्ट के इंटरव्यूज देख लें या वो जो अपना प्रोग्राम करते थे, तो उसमें तो वो बहुत ही धुआंधार क्रिकेट के बारे में तजज़िये देते थे। लेकिन अब जब वो अंदर आए हैं, सितंबर में जब रमीज राजा ने टेक ओवर किया, तो उनका जो विजन था उसमें जो टॉप पे उन्होंने जिस चीज को रखा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिचेस की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा के लिए एक टेस्टिंग टाइम है। मेरे ख्याल में जब तमाशाई इस मुश्किल सूरत हाल में लंबी कतारों में लगकर मैच देखते हैं और वो चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, तो मेरे ख्याल में पिचेस की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। वसीम अकरम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो मुझे पता है, पिंडी में जिस तरह की पिच बनाई गई, वो टीम मैनेजमेंट जिसमें बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक शामिल थे, उनके कहने पर ये पिच बनाई गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान में क्रिकेट को रन करता है, उसका भी काम है कि वो एक क्वालिटी पिच बनाने में तो इससे भट्टी साहब, हमें ये मालूम पड़ा कि हुकूमत से या अथॉरिटी से बाहर रहकर तनकीद करना आसान है, परफॉर्म करना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। अच्छा, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि ये जो कमेंटेटर्स पिंडी में कमेंट्री कर रहे थे और अब कराची टेस्ट में कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी प्रोडक्शन है, ये टेलीविजन मैचेस पूरी दुनिया में मैच जा रहे हैं, उनसे कहा गया कि आपने पिच के बारे में कोई अपने तबसरे में पिच का कोई तस्करा नहीं करना। अच्छा, तो ये भी अफसोसनाक बात है। जी जी। अच्छा, ये तो बड़े कुछ सीरियस, ये तो बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर बड़े सीरियस कंसर्न्स को जन्म दे रहा है फिर हमारे लिए। अच्छा, अगले 3 दिन में रिकवरी का चांस किस हद तक मौजूद है? क्या इतने शॉर्टर, एक तो आपने कहा कि वेदर फैक्टर जो है, तेज टेम्परेचर रोल प्ले करता है, फिर कराची में इटसेल्फ क्योंकि समंदर है, नमी का अंसर भी रहता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट डेफिनेटली टेक्निकली आता होगा। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। ये जो 3 दिन है, इसमें रिकवरी का चांस भट्टी साहब किस हद तक मौजूद है? रिकवरी इन अ सेंस कि विकेट बेहतर हो जाए, बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट मिले और मैच थोड़ा हैपनिंग हो, चूंकि 3 दिन में बहरहाल फैसला तो हो सकता है गेम का। देखिए, अगर फैसला होना है तो आज भी मैच खत्म हो सकता है, लेकिन ये सारा कुछ अब दारोमदार है पाकिस्तान की बैटिंग पे। और बैटिंग में आपको पता है कि जो लीड कर रहे हैं वो बाबर आजम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, फवाद आलम है,
इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पिंडी टेस्ट में सेंचुरी बनाई। कल तक जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था उस वक्त तो देखें पिच में कुछ भी नहीं था। अब अगर बैट्समैन खुद ही गलती कर दे, अपनी विकेट थ्रो कर दे तो कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की बैटिंग जिम्मेदारी से खेले और देखभाल कर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 251 रन बनाए, कल 253 रन बने थे सेकंड डे, तो पिच में ऐसा कुछ नहीं है, स्लो पिच है। एक नॉर्मल पिछले हो रही है। पिछले आंसर में जो आपने कमेंट किया उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, आप क्लियर कीजिएगा कि आपको कहीं लग रहा है कि ये एक वो होता है ना अंजुमन सताइश बहामी का सा रवैया होता है कि आप कुछ इस किस्म के ग्राउंड्स फराहम करें कि टीम चले आ गई है, उसका आना ही बहुत है, इसके आगे जीत हार की बात नहीं और हम डिफेंसिव होके इतने ज़्यादा चल रहे हैं। क्या इसमें कुछ बोर्ड की अपनी पॉलिसी लगती है आपको इस किस्म की विकेट्स बनाना कि मैचेस का चाहे फैसला ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ गई है तो इट्स ओके? ऑस्ट्रेलिया की टीम आना नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करंट मैनेजमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पास्ट में जो हमारे बोर्ड में लोग थे उन्होंने भी इस टूर को मुमकिन बनाने के लिए बड़ा रोल प्ले किया। फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जिस तरह कुर्बानियां दी, असल तो देखें वो लोग हमारे रियल हीरोज हैं जिनकी वजह से आज हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अपने मुल्क में होस्ट कर रहे हैं। लेकिन हार से डरना मेरे ख्याल में ये अच्छी रिवायत नहीं है, और ऐसे वक्त में जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर हैं और ऐसे क्रिकेटर जिनकी लोग मिसालें देते हैं कि इमरान खान जो थे वो हार से डरते नहीं थे, लेकिन आज उनके दौर में इस तरह की पिचेस बनना, बल्कि 2 दिन पहले इमरान खान ने एक ऑस्ट्रेलिया अखबार को इंटरव्यू में भी कहा कि क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का मजा उसी वक्त आएगा जब अच्छी पिचेस बनेगी। देखिए मैंने जिस तरह आपसे पहले अर्ज किया कि रमीज राजा सितंबर में आए, उन्होंने कहा कि जब मैं आया था तो उस वक्त डोमेस्टिक सीजन शुरू हो गया था, हमारे पास पिचेस बनाने के लिए टाइम नहीं था। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम शक का फायदा रमीज राजा को दे दे, लेकिन उसके बाद रमीज राजा पूरे कर रहे हैं, वो खुद चैलेंजेस का शिकार है पॉलिटिकली भट्टी साहब। लेकिन चले, थैंक यू फॉर ये एनालिसिस जो आपने रखा हमारे सामने। वी होप फॉर अ बेटर क्रिकेट, और नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़े बड़े मैचेस होस्ट किए हैं नो डाउट, तो हम चाहते हैं बेहतर क्रिकेट हो। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ द टीम्स एंड मेनली टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर द विकेट। चलिए जरा आप क्रिकेट की बात की, लेकिन साथ साथ कुछ फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता जो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके पास ये क्रेडिट आ गया है, ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। गो फॉर अ ब्रेक एंड ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है हम जानेंगे आतिका और अजमल रहीम साहब के साथ इस सेगमेंट में। देखते हैं आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। दिस इज आतिका आयलिश हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो 30 सेकंड हॉरोस्कोप। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब। पूछेंगे कि कैसा रहेगा हमारा हफ्ता इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आतिका, थैंक यू वेरी मच। ये हफ्ता बड़ा अच्छा है मासवाए 2-3 स्टार्स के, बाकी तो सबके लिए अच्छी अच्छी खबरें हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो कहाँ से शुरू करें? आप जो कहेंगे। आपसे तो अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं, हम एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज का स्टार्ट बड़ा अच्छा है। इनका 11वें घर में इस वक्त सैटर्न बड़ा अच्छा बैठा है, 12वें घर में इस वक्त जुपिटर है, तो इनकी होप्स और इनकी जो ख्वाहिशें हैं ना वो अब पूरी होने का टाइम है, और ये हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छी खबरें लेके आएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग होती नज़र आती है, और इनके ये अपना प्रोफेशन में तरक्की, और एक्सपेंडिचर अपना कंट्रोल करें, क्योंकि ये रुथलेसली पैसे खर्चेंगे और सैर स्पॉटे पे भी जाएंगे और कामों में भी लेंगे, तो इनका बेस्ट टाइम है। टॉरस के लिए थोड़ा सा टफ टाइम इसलिए कि उनके असेंडेंट में इस वक्त राहु आया हुआ है, तो ये ओवरबर्डन ये हुए हुए हैं, लेकिन ये हफ्ता इनके लिए ये काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इनको काफ़ी बेहतरी मिलेगी। इनकी जिन टोरियस की शादी तय नहीं, वो शादी तय हो जाएगी। अगर कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहेगा तो उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाएगी। कोई ना कोई एक ऐसी विश पूरी होगी जिससे ये बड़े खुश होंगे। जेमिनी का सर बताएं। जेमिनी का लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 साल बहुत टफ काटे, रोते धोते मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में। अब इनका खुश होने का टाइम है। इनको इस हफ्ते कोई ना कोई स्टेटस की खबर मिलेगी, कोई अपग्रेडेशन मिलेगी। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस चढ़ जाएगा, अगर कोई जॉब करता है उसको प्रमोशन मिल जाएगी, और दूसरा ये शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी, और कोई नई गाड़ी, कोई नई प्लानिंग, कोई इस किस्म के अच्छे कामों में बिजी रहेंगे, और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। सर कैंसरियन बहुत ठंडे मीठे लोग, प्यारे लोग,
और इनको गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता। अच्छा। ठीक है, और इनको इस वक्त ट्राइन आई हुई है कैंसेरियन को, इनके असेंडेंट को, तो इसलिए इनको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। ये इस हफ्ते मजहबी तौर पे ये इनकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ होगी, किसी श्राइन का विजिट करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और पैसे ज़रूर आएंगे इनको इस हफ्ते में। सर ल्यूज के बारे में बताएं। ये हफ्ता जो उनका ये अपनी ज़ात पे काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने प्लानिंग करेंगे, अपने आप को, अपने रुके हुए काम निकालेंगे और फिर 3-4 दिन बाद इनके रुके हुए पैसे भी निकल आएंगे। अच्छा, और कोई प्रॉपर्टी आती हुई नजर आती है। ठीक सर विर्गोस के बहुत ज़्यादा हमने पिछले साल भी देखा कि विर्गोस की शिकायत थी कि हमारा साल अच्छा नहीं गुजरा, और उससे पिछले साल भी। क्या कहते हैं कि इनका साल क्यों अच्छे नहीं गुजर रहे, या ये लोग फील ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, और ये हफ्ता उनका कैसा गुजरेगा? आज का विर्गो का ये था कि जेमिनी में राहु था और जिसने स्केयर दी हुई थी इस साल की, तो ये पिसे हुए थे लोग, काफ़ी टेंशन एंजाइटी, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। अच्छा। ये 18 जनवरी से ना राहु निकल के इनके 9th हाउस में चला गया, तो ये मेंटली फ्री हो गए हैं। और अब इनका ये बड़े खरमस्तियां करते हुए, और ये हफ्ते में तो ये इश्क करते नजर आएंगे। अगर जिसकी सच्ची मोहब्बत है उसमें वो उनकी वो उनसे मुलाकात हो जाएगी, अच्छी वीडियो कॉल हो जाएगी। फिर जिनकी पार्टनरशिप है, जो मिलके मुश्तरका कारोबार करते हैं, उनका बहुत एडवांटेज इनको मिल जाएगा। सही सर, मेरा मून साइन है लिब्रा के लिए मैं बहुत लिब्रा तो ठंडे लोग हैं, डिप्लोमेटिक लोग हैं और बहुत ही सोच समझ के, मेरी लिब्रा पे बड़ी रिसर्च है, बहुत रिसर्च है। और लिब्रा इस वक्त जो है ना मेहनत करते नजर आ रहे हैं और काम करते हुए, क्योंकि छठे घर में इनका सन है इस वक्त, और बहुत मेहनत से चलते आ रहे हैं। ये जो हफ्ते का स्टार्ट है इनका एक्सपेंडिचर का, और इनके कोई कह लें गैर मुल्की सफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई अपनी ज़ात के बारे में कोई ऐसा फाइनल डिसीजन लेंगे जो इनको बहुत फ़ायदा होगा। स्कॉर्पियो का सर, ये हफ्ता पूरा ये सैर सपाटा, हुल्ला गुल्ला, मौजें, और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्ज़ाम रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, कोई लॉटरी, सडन गेन, कोई इस किस्म का इनको बहुत बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, कैप्रिकॉर्न के बारे में हम 7 साल से सुन रहे हैं कि उनके ऊपर कोई सजिटेरियस छोड़ गई आप आप सजिटेरियस आ रहे हैं। सजिटेरियस भी पिछले 1.5 साल से काफ़ी, क्योंकि राहु इनके केतु इनके सन में था, तो ये बड़ा क्या कहते हैं कफियत का शिकार थे। अब इनका ये चौथे घर में, तो एक बिजनेस में जो उठान होगी वो भी फायदा हो जाएगा। कोई नई गाड़ी खरीदेंगे या नया घर कोई बनाने की कोशिश करेंगे, या इनको यानी कि बूस्ट मिलता हुआ नजर आता है। सर कैप्रिकॉर्न की मैं पहले जैसे बात कर रही थी कि ये लोग बड़े परेशान थे 7 साल से 7.5 का, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया कि भाई आप पे 7.5 है और आपके लिए 7 साल तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो आप बताएं ये हफ्ता उनका कैसा? अच्छा, मेरी बात सुने, 7 को मुख्तसर सब बता देता हूँ। 7 ऐसे लोगों को डराने के लिए ये टर्म रखी हुई है। ये हफ्ता आ रहा है तो इनकी शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी, और इनको ये कह लें कि अब इनकी वो जो डराने वाली सीन था ना, जो 7 जो क्या कह के डराया जाता है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स तो बताते हैं। वो देखें जी, जब आप आए उसको कहो तुम्हारा ये हाल है, तो वो तो डर जाएगा। तो वो डरने की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न ये वैसे संजीदा से लोग हैं, ये हंसते खेलते कम है और टेंशन में ज़्यादा रखते हैं। तो इनका ये हफ्ता बहुत अच्छा और ट्रैवलिंग में गुजरेगा। ठीक है सर, एक्वेरियस के बारे में बताएं सर। एक्वेरियस का ये फरवरी का महीना काफ़ी ये सोचों में रहे, सैटर्न इनके सन के ऊपर था, ओवर बर्डन थे, इन पे काम का बोझ लाद दिया गया। तो अब सन इनका निकल के एक्वेरियस से अगले दूसरे घर में चला गया, तो सुकून सारा सा जिंदगी में आ गया। तो इस हफ्ते इनको पैसे भी आ जाएंगे, दूसरा घर इफेक्ट इनका हुआ है, और उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती नजर आती है। हमारा लास्ट आज का स्टार जो है हमेशा की तरह पाइसेस ही होता है। पाइसेस बहुत बेहतर टाइम आ गया। ये इस वक्त मजहबी में ज़्यादा घुस गए हुए हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत तेज़ है और रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज हैं। और ये इनका जो ये हफ्ता जो है ना, ये अपनी ज़ात पे बहुत काम करेंगे और इनको हर तरफ से क्या कहते हैं सुकून ही सुकून है। ये था हमारा इस वीक का हॉरोस्कोप। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द आवर हेडलाइंस की जाने बढ़ें और ये भी बताएं आपको कि लाइनअप क्या है, विद दैट हम थोड़ा सा मजीद बात भी करें। जो विमेन क्रिकेट है वो भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और उस पर हम बात कम करते हैं, लेकिन आई वाज जस्ट फॉलोइंग जो आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है विमेन का, पाकिस्तानी टीम कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही है। मतलब कुछ सीन्स तो हमें अच्छे मिले कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स की जानिब, लेकिन हम इंडिया से भी अपना मैच हार गए और बांग्लादेश से भी हम अपना मैच हार गए विद 9 विकेट्स एंड दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। मतलब पाकिस्तान में अब तो जो विमेन क्रिकेट है वो बहुत अच्छी हो रही है और रिपोर्ट्स ये भी हैं इनफैक्ट दैट इज प्रूवन कि मुसलसल 4 मैचेस में हम इस वर्ल्ड कप में हार रहे हैं और अभी तक हम अपनी जीत का सफर शुरू नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेट, लेकिन स्टिल जी हम उनको सपोर्ट करते हैं और आप पाकिस्तानी वो भी तो कुछ करें ना, करेंगी इंशाल्लाह, कर लेंगी लड़कियों करो। चले जनाब, इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। दूसरे घंटे का लाइनअप आपको दिखाएंगे। हमारे आज के दूसरे घंटे में क्या क्या है देखते हैं एक्सप्रेस हेडलाइंस। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी अलखान रेस्टोरेंट का तर्क स्टाइल का देसी प्लेटर। और उभरते हुए गुलकार ज़ैगम नईम होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तार साहब बात करें उनकी जो तसनीफ है प्यार का पहला पंजाब के ऊपर। तो देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब से प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। तार साहब ये बताइए कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह के हवाले से मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो आपकी तहरीरों पर किस हद तक असरअंदाज हुए। हर बड़े राइटर पे इस तरह के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, इतने बड़े कदावर, वो डेफिनेटली उनके असरात तो होते हैं, लेकिन मैं ये पर्टिकुलरली आपसे पूछा, मैं एज अ कारी मैं जानता हूँ बहुत सारी इस तरह की किताबों में असरात को, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शोरी काविश थी, आपको ये मालूम है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह की बहुत सारे जो तालीमात हैं, उनकी जो फ़िक्र है, उसके असरात जो हैं वो आपकी तहरीरों में बहुत वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे जब पूछा जाता है कि आपके कौन से उस्ताद कौन से हैं या मुतासर, उस्ताद उस तरह सीखा नहीं है किसी से जी, लेकिन जो पढ़ा है उसकी असरअंदाजी डेफिनेटली हुई है। अगर ग्रीक ड्रामा मैंने अरिस्टोफेनीस को पढ़ा या सोफोक्लिस को पढ़ा तो उसका कोई ना कोई एलिमेंट आ जाता है, टॉल्स्टॉय का आ जाता है। मतलब ये एक नेचुरल अमर है। फरीदुद्दीन अत्तार तो ज़ाहिर एक परमानेंट प्रेजेंस है मेरी ज़िंदगी में और राइटिंग में। बाकी जो असरात हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि मैं शायरी को या शायरों को दरगुर इतना नहीं समझता, तो मैं कहता हूँ कि मैं शायरी के तो ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि मेरी नसर बाबा बुल्ले शाह या शाह हुसैन या गालिब के बग़ैर फीकी होती। उनके रेफरेंस जो हैं, उनकी जो भी रूह है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं बुरी शायरी के खिलाफ हूँ या जिस किस्म के शायर इन दिनों होते हैं। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि मेरा मुँह अलकाब शरीफ है या गारे हिरा में एक रात, तो उसमें जितने भी उन्मानात हैं वो या शाह हुसैन से लिए गए हैं या बुल्ले शाह से लिए गए। उसमें गारे हिरा में एक रात है या उसका है कि भाई गालिब का कि तपिश शौक़ ने हर ज़र्रे में दिल बांधा। आप इसकी मानवियत पे गौर करें कि वो सहरा है अरब का और आप जा रहे हैं, लब्बैक कहते हैं, और उसमें जो हर ज़र्रा है उसमें तपिश शौक़ जो अपनी आपके अंदर एक होता है, उसने हर उस ज़र्रे में अपना दिल बांध दिया। ये तो बहुत मतलब इन सब का मुझ पे बहुत सारे लोगों का असर है, लेकिन ख़ास तौर पे बुल्ले शाह का, शाह हुसैन का, गालिब का, मीर का किसी हद तक, और भी इंटरनेशनल जो बड़े शायर हैं बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक जो मेरे दिल को लगते हैं, जो मेरे दिल में रहते हैं, बल्कि मैं भूल जाऊंगा कहना, मुज़फ़्फ़र गफ़ार अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, काफ़ी बीमार, उन्होंने बहुत काम किया है उर्दू पोइट्री पे,
और बाबा नानक के ऊपर इतनी ज़ख़ीम उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी ट्रांसलेशंस इनटू इंग्लिश, उर्दू, ये वो। इसी तरह उन्होंने 2 जल्दों में बुल्ले शाह के ऊपर उनकी हैं, मुज़फ़्फ़र गफ़ार की इनटू ट्रांसलेशन। तो जब मुझे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ने लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया था, तो मैं अपने साथ 2 किताबें लेके गया था। एक थी मुज़फ़्फ़र गफ़ार की बाबा बुल्ले शाह की ये 2 वॉल्यूम्स, और वहाँ मैंने कहा था कि ये मेरे खित्ते का सबसे बड़ा शायर, और आप इससे आगाह नहीं। वो नहीं आगाह थे, जब तक आप पहुँचाएंगे नहीं है आप तक, तो उनके ही बड़े होंगे, वो कीट्स ही बड़ा होगा, शैले ही बड़ा होगा, हालांकि उनकी हैसियत ही नहीं इन शायरों के पास। तो वो मैंने प्रेजेंट की। दूसरी जो थे हमारे दोस्त थे शाहिद अहमद हमीद, उन्होंने वॉर एंड पीस का तर्जमा किया था, वो उर्दू तर्जमा में लेके गया था। तो बाबा बुल्ले शाह अभी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में वो किताबें हैं, और लोग जो रशियन है उनको उनसे आगाह हो रहे हैं उनकी अजमत से। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह से बहुत ही सतही शायरी जो है वो मंसूब की जा रही है। अजीब व गरीब सी शायरी है। किस मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो अपनी वकालत के लिए या अपनी बात को वज़न देने के लिए हज़रत बाबा बुल्ले शाह का नाम इस्तेमाल करते हैं। गो कि वो डिक्शनरी, वो जो लहजा है वो बहुत साफ़, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होता, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह का कलाम है। तो बहुत सारी सतही शायरी जो है उनके नाम से मंसूब कर दी गई है। कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा आप बता सकें कि जिसमें जहाँ पे हमें बहुत ओरिजिनल काम मिले, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल काम है हज़रत बाबा बुल्ले शाह का, कोई ऐसा काम हुआ है? देखिए, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है जी। बाबा बुल्ले शाह तो बहुत दूर की बात है। मुझ हकीर के साथ भी यही सलूक हो रहा है। कोई मुख्तलिफ बने हुए हैं साइट्स हैं, ट्विटर्स हैं, और उनमें बाकायदा मेरी तस्वीरें और मेरी सेइंग्स होगा कुछ 150-200 है। यकीन कीजिए कि उनमें 1-2 शायद मेरी हो, मेरी कोई भी नहीं। वो मेरा पैटर्न दे के कुछ मतलब है कि मैं अब कोट नहीं करना चाहिए। और मुझे जब लोग पूछते हैं कि ये आपने कहा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप अगर आगाह हैं कि मेरी तहरीर में क्या है और किस नौइयत की मेरा लफ्ज़ है, तो आप जान जाएंगे कि ये मेरी नहीं है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये जाए कि बाबा बुल्ले शाह या वारिस शाह, तो बाबा बुल्ले शाह के तो बस वो गाने वाले बुलिया करके आगे पता नहीं क्या क्या लगा देते और उससे उसकी लफाजी से पता चल जाता है कि ये आज की पंजाबी है या इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन वो मुस्तामिल हो रहा है। और बड़े बड़े मतलब कि जो जिनको कहते हैं जय्यद बड़े गायक, वो इस तरह का सिलसिला कर रहे हैं और वो गाते हैं। बाकी रह गई कि ओरिजिनल तो क्योंकि इन लोगों ने कुछ छपा तो था नहीं, ये तो भाई वर्ड ऑफ माउथ आया, जो गाने वाले थे या बैठने वाले दारू। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाएंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक मीडिया से बात करेंगे। अपने वापस ले लें आप, और झूठ बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब निकले हैं बाहर और उन्होंने कॉल दी है तो टांगे कांप रही थी सारी सरकार की। तरले करके इन्होंने सुबह बंदे 5 बजे रिलीज किए हैं। औकात इतनी की है, अपने हाथ से तो तुमने कभी कुछ किया नहीं है, डींगे मारते हो तुम बहुत बड़ी बड़ी। तो इंशाल्लाह देखा जाएगा और हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा वहां पे। एक सेकंड, बिल्कुल हम देखेंगे कि हमें कौन रोकेगा। कोई हमें रोक नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और हम नहीं चाहते कि वहां पे हम अवामी ताकत और अपने लोगों को साथ लेके जाएं, मगर इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहां पे अपने साथियों समेत जाएं। तो ये पाकिस्तान के रियासती इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को। और शाहराए दस्तूर जो है, कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैदान जंग न बने। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इकदाम करवाना चाहता है, तभी वो वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार। वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो एमएनए का है। तुम अपने एमएनए अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। मेंबर तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो निकल गए हुए हैं, वो तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ये हमें धमकियां दे रहा है और उनको धमकियां दे रहा है कि जी मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, मैं घेराव करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। बहुत नहीं हो गई, बहुत हो गई।
अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन को कितना वक्त चाहिए मुल्की मैशियत और दीगर मसाइल को संभालने के लिए? अपोजिशन को कितना वक्त चाहिए कि मुल्की मैशियत और दीगर मसाइल को संभालने के लिए अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है? क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। सच्ची बात यह है कि ये एक साल 15 माह रह गए, इसमें ये नहीं हो सकेगा। चीज़ों को सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि ट्रैक पर डालें। PMLN ये समझती है कि फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, मुख्तलिफ राय लोगों की, तो एक राय बन जाएगी। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता। ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता। नया मैंडेट चाहिए, अवाम के अंदर जाएं, जिसे चाहें लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का, लोग उसको वोट दे देंगे। तो लोग जिसे वोट देंगे वो मुल्क चलाएगा। इसके लिए 1.25 साल या 1.5 साल इंतजार करना मुमकिन नहीं है। अच्छा साथ ही यहाँ पर बात करें, अभी जर्नलिस्ट बात कर सकता है, आप नहीं कर सकते। एक मिनट उमर, कुछ आदाब है। ये एक मिनट मुझे मेरी सुनने, ये मीडिया टॉक है, आप मुझसे बात में कर लें, यहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट बात करते हैं। अच्छा साथ भी अभी आप बात करें, आपकी अभी चोट भी लगी हुई है पार्लियामेंट लॉजिस में, जो इंतहाई नाखुशगवार वाकया हुआ, फिर आप जख्मी भी हुए। अब से चंद रोज़ कबल जो है वो शहबाज शरीफ यहाँ पर आए, अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, आप लोग फुल इस वक्त मसरूफ है सियासी तौर पर। इस्लामाबाद छोड़कर आप भी आगे, हालांकि आप पे भी सब पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। अगर आपको इक़्तिदार मिला तो जिस तरह आप लोगों ने 2-2 साल जेलें काटी हैं या 200 150 पेशियाँ भुगती हैं, इमरान खान के साथ ये करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए। ये इंतकाम का जो सिलसिला है ये पाकिस्तान को दायरे में सफ़र हो रहा है, और अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। ख्वाजा साद रफीक मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लाहौर में मौजूद हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, निकले तेरी तलाश में। बात हो रही है प्यार के पहला पंजाब पर। दारों में बैठने वाले किसान वो रिपीट करते थे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो एक कलेक्शन है जो पैकेजेस ने शाया किए, उन्होंने बड़ी परफेक्ट किताबें बाबा फरीद पे, बाबा नानक पे वो, और उसमें जो सिलेक्शन में थे बहुत बड़े लोग थे। सिद्दुल हसन जैगम थे, अशफाक साहब थे, मोहम्मद सलीम रहमान थे, अहमद राई थे, डॉक्टर नज़ीर अहमद थे। इन्होंने वो कलाम जमा किया, एंड आई फील कि उसी को हमें मानना चाहिए कि ओरिजिनल बस ये है। इसके अलावा जो कुछ है उसके बारे में तहकीक होनी चाहिए कि उनका है या नहीं है। लेकिन उसमें एक और मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं कि आप जानते हैं कि हीर, मतलब ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि बहुत बड़े बड़े लिखने वाले थे जिन्होंने जाली शेर लिखे। मतलब डोली चढ़ दिया हमारियाँ हीर चीका मैनू लै चले बाबला लै चले, इज नॉट हीर वारिस शाह, कहीं भी नहीं है उसका। ये मुख्तलिफ पब्लिशर शाया करते थे और लिखते थे असली ते वड्डी हीर। दैट मीन्स कि असली हीर भी इसमें है और उसको बड़ा करके पेश किया गया ताकि दूसरा जो पब्लिशर है वो सिर्फ ओरिजिनल छाप रहा है उस पर वो हावी हो। तो वो एम्प्लॉय करते थे, उसमें एक पीरां दी तत्रेगढ़ था, बड़ा कादरुल कलाम बंदा, बेशतर हीर के हिस्से उसने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ही कम अज़ कम मुझ तक, क्योंकि वो किसने किया है, टेम्पल या किसने किया है मिर्ज़ा साहिबा का तर्जुमा मुहाफ़िज़ बरखुदा, उसमें हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे जो सबसे पावरफुल है, उसमें नहीं है मिर्ज़ा साहब, ओरिजिनल में नहीं है। ये बाद में किसी ने कादरुल कलाम बंदे ने उसी पैटर्न को लेके उसके ऊपर वो इम्प्रूव किया है। चुनांचे जो अच्छा कलाम है उसको ओन कर लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे महाराजा रंजीत सिंह के कुछ बेटों के बारे में कोई खदशात थे कि इनके नहीं है, तो उसने कहा ठीक है मैं इनको ओन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसी तरह हमें अगर कलाम अच्छा है तो उसको ओन कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात ये नाजरीन के निकले तेरी तलाश में हम सफ़र हैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब के, और इस सेगमेंट के अंदर हमने तार साहब के साथ काफ़ी सफ़र किए। कभी हम सिंकियांग जा पहुँचते हैं, कभी हम सीरिया जा पहुँचते हैं, कभी हम यहाँ से यूरोप ज़मीनी सफ़र करते हैं, कभी हम पंजाब पे बात करते हैं, कभी हम सिंध पे बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तो खैर एक मुसलसल जारी है ही, और इसके अलावा जितने भी उनके सफ़रनामे हैं, और फिर हम जब उनके नावल्स पे बात करते हैं तो फिर तारीख़ पे बात होती है,
जोग्राफी पे बात होती है, बहुत सारी ऐसी कहानियों पे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात पे, बहुत सारे ऐसे सियासी वाक़यात पे बात होती है जो कि जनरली उन पे नहीं होती, या फिर वो भुला दिए जा चुके हैं या फरामोश हो चुके हैं। तो तार साहब के साथ ये जो सफ़र है ये बड़ा कमाल है। प्यार का पहला पंजाब का जो सफ़र है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप क्या समझते हैं कि जो हमारा अगला सफ़र है निकले तेरी तलाश में, वो हमें किस किताब को मुंतखब करना चाहिए? अब तक ये जो हमारी रूटीन रही है वो ये है कि तार साहब के साथ हम जो भी उनके साथ सफ़रनामा डिस्कस करते हैं, जो भी उनके साथ नावल डिस्कस करते हैं, उसमें से 2-3 ऐसे बीच में रखते हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से ना हो, और 2-3 के बाद हम फिर वापस गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। प्यार का पहला पंजाब जो है उसका सफ़र तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन जो इसी सेगमेंट निकले तेरी तलाश में अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी तो वो गिलगित बल्तिस्तान की एक किताब के हवाले से होगी। वो कौन सी किताब होगी, इसका आइडिया लगाना, इसका तखमीना लगाना, इसकी पेशगोई करना आपका काम है। अगले हफ्ते दोबारा निकले तेरी तलाश में हाजिर होंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब हम आपको खिलाएंगे खाना, वो भी प्लेटर। फरियाल गई हैं जी अल खान रेस्टोरेंट, जहाँ पे टर्किश स्टाइल का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर मिलता है। देखते हैं उस प्लेटर में क्या क्या होता है आज के देसी फूड में। आज मैं हूँ बेगम कोट शादरा में, जहाँ पर है अल खान रेस्टोरेंट जो कि टर्किश स्टाइल में बारबेक्यू प्लेटर तैयार करते हैं। आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और ये प्लेटर बनाते कैसे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से, रहमान गार्डन से आया हूँ, शादरा से। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने इनका जो है प्लेटर 1 है तो मैंने वो ऑर्डर किया है। प्लेटर की खास बात क्या लगती है आपको? प्लेटर की खास बात ये है कि वो ऑल इन ऑल पैकेज है, समझ लें कि उसमें ये राइस होते हैं, राइस के साथ ये इसमें फिंगर फिश होती है, मटन कबाब होते हैं और मटन चाँप भी इसमें ऐड होती है जो इनका प्लेटर है। कब से खा रही हैं आप यहाँ से खाना? 1 साल से तकरीबन खा रहे हैं। क्या ऑर्डर किया था आज आपने? यहाँ चिकन मंचूरियन, चाइनीज़ राइस और चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई भी की। हाँ, अच्छा, क्या फ़र्क लगता है किसी और कहीं और से आपने रेस्टोरेंट से खाया और यहाँ से खाया? ये अच्छा है, इधर माहौल भी अच्छा है, कंफर्टेबल है, सब कुछ अच्छा है इधर का। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने बलोची सब्जी ऑर्डर की है और साथ में जो है ना वो कढ़ाई जो है ना वो ऑर्डर की थी। और अच्छा, आपको इनके रेस्टोरेंट की ख़ास बात क्या लगती है? जी, ख़ास बात एक से ज़्यादा है मेरे ख्याल में। सबसे पहली बात ये है कि इन्वायरमेंट बड़ी जो है ना वो कम्फर्टेबल है और फूड क्वालिटी और इसके अलावा सर्विस, ये सब जो हैं वो अपनी पीक पे हैं। आपने किसी और रेस्टोरेंट से भी खाया और यहाँ से भी खाया खाना, तो टेस्ट का क्या डिफरेंस लगा आपको? जी, कंपैरिजन करें अगर हम तो हर शख्स जो है अपनी तरफ से बहुत अच्छा कुक कर रहा है, बहुत अच्छी बेकिंग कर रहा है। हम किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अल खान के जो रेस्टोरेंट में जो डिशेस हैं वो हमें लगता है कि क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर की जाती हैं। तो बस हमें ये अपील करता है डिफरेंट जो है ना आप कह लें कि करैक्टरिस्टिक की वजह से। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने इनका कॉम्बो मील ऑर्डर किया था, उसमें हाफ कढ़ाई है, 2 कबाब हैं और रायता सैलेड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ? टेस्ट काफ़ी बेहतर है, मतलब विसिनिटी में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आई थिंक बेटर टेस्ट इनका है। इनके खाने की खास बात क्या लगती है आपको? मुझे तो हाइजीन बेटर लगती है कि एटलीस्ट कभी इसमें कोई चीज़ इस तरह की नहीं होती कि आप खाना वहाँ से खाना छोड़ दें, प्रॉपर्ली कुकड होता है। मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर नासिर सिद्दीकी। आप मुझे बताएं ये रेस्टोरेंट कब से काम कर रहा है? ये रेस्टोरेंट तकरीबन 91 से है
ऑलमोस्ट 32 ईयर्स हो गया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 ईयर्स हो गए इस रेस्टोरेंट में। आप यहाँ पर क्या क्या बनाते हैं? हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारे पास पाकिस्तानी फूड है, बारबेक्यू है, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, पनीनी बर्गर वगैरह और साथ में कॉन्टिनेंटल फूड है हमारे पास। देसी फूड में आप क्या क्या बनाते हैं? देसी फूड पाकिस्तानी फूड है और बारबेक्यू फूड है हमारे पास। पाकिस्तानी फूड में क्या क्या सर्व करते हैं? पाकिस्तानी फूड में हमारे पास मटन कढ़ाई है, बारबेक्यू वगैरह, मटन जॉइंट्स हैं, लेग रोस्ट हैं, पालक पनीर, मिक्स वेजिटेबल, साथ में मखनी वगैरह, मटन हांडी बोनलेस वगैरह उसमें शामिल है। और बारबेक्यू कितनी किस्म का बनाते हैं? बारबेक्यू में चिकन बोटी है, मलाई बोटी है, मटन चॉप्स है और मंदी प्लेटर हमारा काफ़ी स्पेशल है, वो लोग काफ़ी लोग लाइक करते हैं। ये मंदी प्लेटर क्या है? मंदी प्लेटर हमारे 4 किस्म के हैं। जो मंदी प्लेटर 1 है उसमें बारबेक्यू वगैरह शामिल है, और जो मंदी प्लेटर नंबर 2 है तवा फिश है, चप्पल कबाब है, मटन कबाब है, चिकन कबाब, मलाई बोटी वगैरह उसमें शामिल है। उसमें ग्रिल वेजिटेबल्स, साथ में नट्स वगैरह, अफगानी पुलाव उसमें शामिल है। जो मंदी 3 और 4 है उसमें मटन जॉइंट्स और मटन चॉप्स होते हैं। और ये बनता कैसे है? मंदी प्लेटर सबसे पहले उसमें जो पैन होता है उसमें हम अफगानी पुलाव यानी यखनी पुलाव वो शामिल करते हैं, उसके ऊपर बारबेक्यू ऐड करते हैं, साथ में ग्रिल वेजिटेबल्स हैं और उसके ऊपर हम ब्रेड लगा के पिज़्ज़ा ओवन में उसे बेक करते हैं। वो टर्किश स्टाइल में हम सर्व कर रहे होते हैं। ज्यादातर डिमांड किस प्लेटर की है? मंदी प्लेटर बारबेक्यू वाला और मटन जेंट्स वाला, दोनों की डिमांड है। आपका रेस्टोरेंट हाईवे पे है तो मशहूर शख्सियत जरूर आती होंगी? जी जी जरूर, ऐसे ही हमारे पास पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट, प्लेयर्स आते रहते हैं। अलहमदुलिल्लाह। शादरा के अलावा और कोई ब्रांच है आपकी? हमारी 3 ब्रांचें हैं, फर्स्ट 1 शादरा, सेकंड ठोकर न्याज़बेग और थर्ड मांगा मंडी मुल्तान रोड पे। और रेस्टोरेंट ओपन होने की टाइमिंग क्या है? 12 से लेकर रात 12 ऑनवर्ड तक। नाजरीन, मेरे लिए मंदी प्लेटर आ चुका है और इसकी सर्विंग वाकई ही टर्किश स्टाइल में है। इसमें बारबेक्यू है, सीख कबाब है और चपली कबाब है। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इतने ज़्यादा मैंने बारबेक्यू ट्राई किए हैं लेकिन इसका टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा लजीज और डिफरेंट है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ लंपी वायरस के हवाले से। तो लंपी स्किन की जो बीमारी है उसके बाद कराची में खौफ की फजा बढ़ती जा रही है और शहरियों ने लंपी स्किन वायरस के हवाले से खदशात के बायस जो है ज़िबा खानों में जाना बंद कर दिया और मुर्गी के गोश्त पर इत्तफा कर लिया, जिसके बायस मुर्गी की कीमत को ऑब्वियसली पर लग गए हैं। और सूबाई टास्क फोर्स के मुताबिक अब तक लंपी वायरस से तकरीबन 150 से ज़ायद जानवर मर चुके हैं और 24,000 से ज़ायद जानवर मुतासिर भी हैं। दूसरी जानिब माहिरीन का ये भी कहना है कि जो बीमारी है ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो इंसानों में इस बीमारी के कोई रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है और किसी भी बीमारी के मुंतकिल होने के लिए इन जो एनिमल्स हैं या इनके अंदर जो रिसीवर्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इस लंपी वायरस के क्या ये बेसिकली है क्या, ये क्या वाकई इंसानों के अंदर मुंतकिल हो सकती है या नहीं। डॉक्टर साकिब खान हमारे साथ मौजूद हैं, PhD न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सबसे पहले तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब। हम इस लंपी वायरस के हवाले से सबसे पहले तो अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि ये है क्या, स्किन के हवाले से जो डिजीज़ है और इसका क्या ये वाकई जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकती और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जी डॉक्टर साकिब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साकिब शायद हमें सुने। डॉक्टर साकिब आपको आवाज आ रही है हमारी? कैन यू हियर अस डॉक्टर साहब? नहीं सुन पा रहे। चलें जब तक डॉक्टर साहब से कनेक्ट करें जी दोबारा हम बात करते हैं। ये जो लंपी स्किन का मामला है, आपको याद होगा हमारा जो आखिरी प्रोग्राम था उसमें हमने डायरेक्टर फूड अथॉरिटी से बात की थी। वॉज नॉट श्योर कि इसको लोगों को खाना चाहिए या नहीं। जो इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो ये बात कह रही हैं कि अगर इंसान इसके गोश्त को इस्तेमाल करता है तो ऐसा सच इसका कोई इम्पैक्ट इंसानी सेहत पर नहीं आता है। लेकिन कराची के बहुत से लोगों को हमने कहते सुना है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थ्योरी और वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा फिर नुकसान ये होता है कि
हुकूमत एक जाने तो बीमारी को कंट्रोल नहीं करती, दूसरी जाने उसके आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स को भी कंट्रोल नहीं करती। तो जो मुर्गी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग अब चिकन भी नहीं खा पा रहे और बीफ तो खौफ से नहीं खा पा रहे। और मेरे ख्याल से इमरान एक तरह से एहतियात की ज़रूरत भी है, क्योंकि नॉर्मली जब हम इस तरह की कोई भी वायरस जानवरों के अंदर देखते हैं, इससे पहले बर्ड फ्लू और दीगर बीमारी आई थी और उसका इम्पैक्ट आया था कहीं ना कहीं, और ये बहुत सारी कयास आई और बहुत सारे एग्जम्पशंस थे जिनके तहत मना भी किया जा रहा था। लेकिन स्टिल ये जो वायरस है, ऑब्वियसली लोगों के दिल में एक वहम है कि अगर स्किन डिजीज़ है तो क्या ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, तो एहतियात बेहतर है। लेकिन दूसरी जाने वही बात की, जब हम मुर्गी के गोश्त की बात कर रहे हैं या चिकन, ये सारे मामलात हैं, वो भी महंगाई दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। ऑलरेडी लोगों की पहुंच से बाहर है ये जो आप मीट बात करते हैं किसी भी तरह का, और ऊपर से इस सिचुएशन में कीमतें बढ़ा देना, मेरे ख्याल से ये थोड़ा। डॉक्टर साकिब, कैन यू हियर अस नाउ? डॉक्टर साहब से राब्ता हो। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? सब सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब शायद आपका माइक म्यूट है, सो सिंस वी आर लाइव तो आप बेशक इसको अनम्यूट कीजिए और प्लीज बात कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस पर बात करें। अब आ रही है मेरी आपको आवाज डॉक्टर साहब? We need to fix it जी, इसको जरा चेक कीजिए। अच्छा, दूसरी जानिब हम अगर लंपी स्किन बीमारी की नेचर की बात करते हैं तो स्किन डिजीज बेसिकली, और मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स के काटने से ये जानवरों को होती है, और जानवरों से इंसानों में ये ट्रांसमिट नहीं होती है। और इसके साथ साथ इसकी वजह ये भी बताई जाती है कि ख़ास किस्म की कुछ मक्खियाँ हैं या ख़ास किस्म के कुछ, वो जिसे चिच्चड़ भी कहा जाता है, वो जब काटते हैं तो उसके काटने से भी ये मुख्तलिफ निशान बन जाते हैं जानवरों की स्किन के ऊपर, और फिर उस इन्फेक्शन के बढ़ जाने के बाद जानवर की मौत भी हो सकती है। और इस वक्त जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं वो तकरीबन 150 से ज़ायद जानवरों के मरने की हैं। कराची जो है मजमूई तौर पर वो इससे बहुत मुतासिर हुआ है। अंदरून सिंध के अंदर भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कराची में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों जो जानवर हैं वो इससे मुतासिर नजर आते हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडियां लगाने के हवाले से भी पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन पिछले मैं कल परसों खबर देख रही थी कि एक जगह पे मवेशी मंडी लगाई गई है और वहाँ पर भी इस तरह के जानवरों को ऑब्वियसली बीमारियों का फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब इस तरह की कोई डिजीज आती है तो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होना ऑब्वियसली स्किन डिजीज है। डॉक्टर साकिब हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर साकिब, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम, जी थोड़ा सा हम आपसे इसके बीमारी के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये लंपी वायरस है क्या ये वाकई जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होता, और जो गोश्त है वो सेफ है खाना? जी, सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। और लंपी स्किन डिजीज की वायरस के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो ये वाकई में इस वक्त बहुत तेजी से रैपिडली पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है। बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस है जो कि आज से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आया। सेकेंडली, आपकी मैं बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या इसका गोश्त और मिल्क जो है वो कंज्यूम के लिए सेफ है, बिल्कुल ये टोटली सेफ है। इसकी वजह ये है कि ये 1912 से डिजीज जो है वो चल रही है। साउथ अफ्रीका से आई थी, देन 2016 में टर्की में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, 2018 और 19 में इसका जो है बड़ा हैवी आउटब्रेक आया था इंडिया के अंदर, और देन बांग्लादेश और ईरान के अंदर भी। देखिए, अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहले अगर गोश्त की मैं मीट की बात करूँ तो पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान, इंडिया बड़े एक्सपोर्टर्स है मीट के। अगर कहीं पे भी इस तरह की बीमारी का आउटब्रेक आ जाता है तो अगली कंट्री जो है जो हमसे मीट परचेज करते हैं वो बैन लगा देती है मीट के एक्सपोर्ट के ऊपर। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी बनी हुई हैं, जैसे वर्ल्ड टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका काम यही होता है कि मीट की सेफ्टी और हेल्थ जो है वो बेहतर देखी जाए कि किस तरह का मीट है फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। उनकी तरफ से आज तक कहीं भी किसी भी कंट्री में इस डिजीज की वजह से बैन नहीं हुआ। तो इसका मकसद और इसका मतलब यही है। और उसके अलावा भी जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है, WHO है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोकल और फेडरल गवर्नमेंट है, रिसेंटली आगा खान हॉस्पिटल है, और इन सारी जो है वो रिपोर्ट्स को अगर देखेंगे तो उनमें क्लियरली मेंशन है कि इसका मीट है वो इसमें कोई ऐसे हार्मफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मीट इसका हार्मफुल नहीं है तो कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, ये मुसद्दका नहीं है, ये मैंने पढ़ा है कहीं पे, तो इसलिए मैं पूछना मुनासिब समझता हूँ कि वो जो गोश्त का रंग है, जो मीट का कलर है, वो फ़र्क है उस जानवर का जो कि लंपी स्किन वाला जो जानवर है। इज इट ट्रू? पहली बात ये, और अगर ये सच है तो फिर इसका अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो उसके गोश्त में फिर रंग का फ़र्क क्यों है? कुछ कहा जा रहा है कि इट्स मोर सॉर्ट ऑफ रेड ज़्यादा लगता है वो गोश्त पड़े हुए जो मीट होता है, क्या ऐसा है या मिथ है बस? सर देखें, जो हेल्दी मीट होता है वो हमेशा रेडिश मीट होता है। अगर किसी भी बीमारी में कोई भी जानवर आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें होता ये है कि जानवर जो है वो ऑलरेडी स्टेज से बीमारी में चला जाता है, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। सेकेंडली, उसके ऊपर एंटीबायोटिक के डोजेज लगते हैं जिसकी वजह से जानवर जो है वो उसके मीट भी ब्लैकिश हो जाता है और किसी भी प्रोडक्शन के काम नहीं होता।
अगर हम इस मीट के हवाले से बात करें तो अभी तक ये जो बीमारी है इतनी इसकी जो है वो मॉर्टलिटी रेशो नहीं है। फार्मर यहाँ पर इसको ट्रीट कर रहा है और उससे रिकवर कर रहा है। हाँ, मेरा अगला सवाल रिकवरी के हवाले से ही था कि कितने % जानवर हैं जो आपके ख्याल में इससे मर रहे हैं, और क्या सारे जानवर ही मर जाते हैं जिनको ये हो जाता है, या रिकवरी ज़्यादा है? और दूसरा, इसको रोकने के हवाले से, इसके तदारुक के हवाले से भी, प्रिवेंशन के हवाले से भी क्या जो इक़दाम किए जा रहे हैं, बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि ठीक है या फिर नहीं, उससे बेहतर किए जाने चाहिए? सर, इसके रिकवरी के चांसेस जो है वो इसकी मॉर्टलिटी रेशियो से बहुत ही ज्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसको जो है वो लिवर सप्लीमेंट के ऊपर भी जो है वो कवर किया जा रहा है, मल्टीविटामिन के ऊपर भी, लाइक जैसे कोरोना वायरस आया हुआ था तो उसको मल्टीविटामिन, विटामिन सी, इस तरह की टैबलेट्स के थ्रू कवर करने की मेजर जो पर्पज है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो कुव्वत मुदाफत को बढ़ाना है। तो जैसे एनिमल की जो कुव्वत मुदाफत बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जानवर रिकवरी की पोजीशन में आ रहा है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बीमारी जो हमारी बाहर से एक्सोटिक ब्रीड्स हैं जो बाहर से आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका से मंगवाई गई है, उन ब्रीड से ज्यादा अटैक है इस बीमारी का। और हमारी जो देसी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साकिब, एंड में ये भी बता दीजिएगा कि एहतियात किस तरह से की जाए। ऑब्वियसली आप रिकमेंड करेंगे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी कि ये जानवरों के अंदर जो ये डिजीज़ है, आपने खुद ही कहा कि गोश्त पे अगर हेल्दी मीट है तो वो रेड होता है, दीगर कलर चेंज है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि ये गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट डू यू रिकमेंड बेसिकली? देखें, सवाल से पहले मैं जो इमरान भाई ने क्वेश्चन किया कि हेल्थ के हवाले से यहाँ पर क्या जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैं ये बताऊंगा कि इस बीमारी को रोकना जो है वो सबसे बड़ा अहम है। वजह यह है कि हमारा फार्मर इससे ज्यादा जो इस वक्त मर रहा है, नुकसान जो हो रहा है वो हमारे फार्मर को हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी को हो रहा है इस बीमारी की वजह से। इस बीमारी को सिंध के अंदर नवंबर में जो है वो जो है बताया गया था कि नवंबर के अंदर इस बीमारी ने आउटब्रेक किया है। नवंबर के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन वो इस बीमारी को छुपा रहे थे एक हिसाब से। अगर उसके बाद जब उनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि हमने इसके सैंपल्स लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट को भेजे, उसमें टाइम प्रोसेस लगता है। तो आप नोट कर लें कि हमारी लेबोरेटरीज, हमारा जो है वो हमारा जो गवर्नमेंट का जो अमला है वो इतना उसको लेंदी प्रोसेस लेके जा रहा है खत्म जो है कंटेजियस बीमारी को। नवंबर के बाद 5 महीने हो गए और 4 मार्च को इसको डिक्लेयर किया गया। तो सर नवंबर से 4 मार्च एक किस्म के 3 से 4 से 5 महीने हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस कितने जानवर मरीज इस बीमारी के मुब्तला। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त उस जिम्मेदारी का मुजाहरा सिंध हुकूमत नहीं कर रही जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसका रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मुख्तसरन ये कि ये रोकी जा सकती है ना, कोई इतना मसला तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल रोकी जा सकती है। इसका जो वाहिद हल है वो वैक्सीन है। हमारा जो ट्रेप का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट वो समय जब तक फाइल्स का रोल बीच में ना आए तो बहुत सारे लोगों की फिर साइड पे बनता नहीं है ना, तो इसलिए वो फाइल्स बीच में रखते हैं और इस वजह से फिर लोग सफर करते हैं। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साकिब, यू विद अस। और इस हवाले से बताया जी, एनिमल PhD एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो कह रहे थे कि इसको रोका जा सकता है वैक्सीन के जरिए। हुकूमत बहुत डिले कर रही है, नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। Nice. किसके बिना? For the sake of love, right? ज़रम नईम हमारे साथ मौजूद है। आपने इनकी आवाज़ सुनी, बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं और चूंकि म्यूजिक आज वीक का पहला दिन, हमने कहा म्यूजिक का एलिमेंट होना चाहिए। जैगम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? ठीक ठाक। जैगम, अपने म्यूजिक जर्नी के हवाले से बताएं। गाते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आपका ये अपना सॉन्ग है आई गेस? Yes, it's my like debut single which is released like 6 months ago. What's title is? इसका टाइटल क्या है? Its title is Oh Meri Jaan. Oh Meri Jaan. Yeah, exactly. Nice, nice, nice. ठीक हो So गया। the music journey was started like 4 years back when I joined my university. That was Comsets University, and there I got to met a bunch of talented people. Oh, आपने रोक लिया। There I got to meet someone who really inspired me to sing and dance. नहीं, I used to sing but I haven't like. जो ही मैं दाखिल हुआ मेरी नजर किसी पे पड़ी और नहीं, बस हौसला करें यार। नहीं, मेरी नजर पड़ी और मैंने कहा यही है वो चेहरा जिसे मैं देखना चाहता था। ऐसा नहीं, but still मतलब I wasn't sure that I am gonna pursue it. I did like हल्का फुल्का गुनगुनाता था, but I didn't play guitar. Like I did auditions and I got selected luckily. And I was told that your tempo and your pitch and your like everything is perfect. All you need to do is polish. जैगम, obviously जब आपने सोचा नहीं होता तो फिर आपको म्यूजिक के लिए अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन, obviously पैशन तो होता है लेकिन इंटरेस्ट डेवलप करना है या उसको सीरियसली परस्यू करने के लिए बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। तो कितने फोकस्ड रहे आप? I was like initially music was just like the transformation of emotions that there was a backstory. I used to play cricket. I was selected in under 16. I played that,
And after that, I represented my region in like under 19. I did camp, but my parents didn't allow me to like play cricket. खेलने के लिए Exactly, because I was the only child they have, and they were like, you need to focus on the studies, and that was the day. Like, अच्छा अंकल और आंटी अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा काम, अच्छा इन अ सेंस in terms of money, commercially ज़्यादा अच्छा था, but आपने ये ऑप्ट किया, and we really respect your passion कि आपने क्रिकेट नहीं खेला, आप म्यूज़िक कर रहे हो, और म्यूज़िक पाकिस्तान में करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जैसे इंटरनेशनली होते हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग, और माशाल्लाह गाते तो आप अच्छा हो। तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक यू लाइक टू डू? इसी तरह का मेलो काइंड ऑफ गाने जो यूनिवर्सिटी में बैठ के आप लॉन में अक्सर अपने दोस्तों को सुनाते हैं, या फिर डिफरेंट किस्म का कमर्शियल म्यूज़िक? Well, to be honest, it was started like my listening was like pure bands. Like I used to listen Call, I used to listen Noori, Ali Noor. I'm a big fan of him. I was fan of Atif Aslam's first album, the debut album, and all the bands like pop rock. Yeah, exactly, pop rock kind of stuff. Then I like went into like commercial music when like I was doing like gigs, a little bit shows, a little bit like paid shows when I used to get them. And after that, commercial music kick in, and then I used to heard like a couple of western bands. There was Coldplay. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप आजकल फिर कौन सा ऐसा गाना है जो ज़्यादा आप गा रहे हैं या सुन रहे होता है ना, गाना आपके मुंह पे चढ़ा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है एक सर्टेन टाइम पे, कोई ऐसा गाना जो और चाहेंगे अगर आप हमें सुना भी दें? Yeah, well, it's been like 2 years I've been following Asfar Hussain, and I'm his like biggest fan. अच्छा, exactly. Asfar हमारे शो पे भी आए थे. Exactly, Bayan. So if he is listening, I apologize for the mistakes in advance, but I would go for the song Mehram. इसी सीट पे बैठे हुए थे कुछ दिन पहले वो. हाँ ना, तो अब तो वो जरूर महरम. ओहो, किसी भी लाइव गाने वाले के लिए मुझे लगता है बीइंग अ लिसनर सबसे अच्छी बात ये होती है कि सुनने वाले का दिल चाहे कि थोड़ा सा और गा दें, यू नो, एक वो वाली फील, और वो आपकी आवाज़ में है माशाल्लाह, वेरी नाइस, यू सेंग इट सो वेल, और अस्वर तो बहुत ही कमाल है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो अब आगे के प्लान्स बताएं हमें, कब आ रही है आपकी एल्बम सिंगल्स? I am working on my album right now, and inshallah it will be released like after 3 months, but meanwhile I'm releasing my singles, so along with that like one single in a month, I'm releasing the audios in a month. जबरदस्त। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज़ैगम, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप इसी तरह से अच्छा म्यूज़िक करें और लोगों को एंटरटेन करें, और आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा गाते हैं। ज़ैगम नईम हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम गाने भी सुन रहे थे और उनसे बात भी कर रहे थे। इनको सपोर्ट करें, नए आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। इसी नोट पे जी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। आज मंडे था, वीक का पहला शो था, पूरा हफ्ता पार्टी चलेगी। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।